हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम होने वाली है 2026 में। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से अपन वीडियो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये आज अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर जो सिलेबस में नया पॉइंट ऐड किया है, ठीक है, बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। कहने का मतलब ये है कि प्रिमिटिव टाइम के अंदर जो अलग अलग बायोलॉजिस्ट थे इंडिया के, उन सब का बायोलॉजी के फील्ड में क्या क्या रोल रहा है। सो जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट के नाम है, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उन सबका क्या कंट्रीब्यूशन रहा बायोलॉजी फील्ड में, वो सारी डिटेल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्लास आज की। उसके बाद में इस टॉपिक के बाद में लाइक आपका जो एनिमल टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से सारी चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते रहेंगे। सो फर्स्ट क्लास है। जैसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पूरा पोर्शन था, वो यूनिट वाइज जितना मैं करवा पाया था, 4-5 यूनिट वो कंप्लीट करवाई थी। और जो फिर मैराथन थी उसके अंदर बाकी रिमेनिंग सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश की थी। सो उसी के अकॉर्डिंग अब स्टार्ट करेंगे। और अभी तो टाइम भी है 5-6 महीने का एग्ज़ाम तक के, तब तक तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें अपन करवा देंगे। और टेस्ट सीरीज आज या कल में मैं शेड्यूल डाल दूंगा कि कब कब कौन सा टेस्ट होने वाला है। सो वहाँ से आप जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसको भी इंटरेस्ट हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। सो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे अवेलेबल है। अगर अपन बात करें कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की अगर प्रिपरेशन की कि आपको कौन से रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज करने चाहिए, जो आरपीएससी का पैटर्न आजकल का, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रेटजी है वो आपके लिए बेस्ट है। सो अगर अपन 3-4 इंपॉर्टेंट बातें करें यहाँ पे, सबसे पहले अगर अपन बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए बात करें, 2-4 मिनट में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में जो अपना टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न आजकल थोड़ा अलग वे में जा रहा है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी है 11वीं 12वीं की, एनसीईआरटी पहले भी पढ़ते थे, ठीक है, एनसीईआरटी से अपना आरपीएससी में काम हो ही जाता है, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब जो आरपीएससी के अंदर जो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उसके अंदर पहले अपन एक लाइन पढ़ते थे, उस लाइन में लगता था कि ये कोई डेफिनेशन है, अब इसको अपन याद कर लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो एनसीईआरटी जो आपकी 11वीं 12वीं वाली है, ठीक है, उसको अच्छे से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले उसको फॉलो करना है। उसके बाद में जो पीएमटी वाले मॉड्यूल्स हैं, कोई भी कोचिंग के जो सबसे बेस्ट लगे आपको, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये लैंग्वेज मेरे लिए सुटेबल है, आप उसको देख सकते हो साथ में। सो जो पीएमटी वाले मॉड्यूल्स है उसको, यूजी लेवल वाला जो सिलेबस है उसके लिए जो यूजी लेवल की अच्छी बुक्स आती हैं उनको एक बार पढ़ना। और जो पीजी वाला है, पीजी में पीजी की जो बुक्स है जो आपके नेट से कोरिलेट करती हैं, और उसी के साथ में जो कुछ टॉपिक हैं जो आपके नेट वाले एरिया से कवर होंगे, सो उनको वहाँ से एक बार देख लेना। सो कहने का मतलब ये है कि इस बार आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से जो आपकी बुक हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा। पहले नोट्स वगैरह कोचिंग से लेके वहाँ से पढ़ लेते थे, लेकिन आजकल जो आरपीएससी का पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज है, जहाँ से आपको अच्छी बुक्स, स्टेटमेंट, अच्छा नॉलेज, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं डेप्थ में, स्टेटमेंट आते हैं। सो अगर वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करें तो वो आजकल वैसा पैटर्न आता नहीं है। सो अगर अच्छे से पूरी बुक पढ़ी होगी तभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही होते हैं। सो उसके लिए ये वाली स्ट्रेटजी है, एक बार इसको फॉलो कर लेना। मेन वाइल कंक्लूजन यही है कि आपको जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो प्रिमिटिव टाइम के बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, प्राचीन समय के, जैसे उनके अंदर जो 4-5 नाम है, सुश्रुत का नाम है, चरक का नाम है, ठीक है। क्वेश्चंस अब उनमें से ये हो सकता है कि ये टॉपिक पहली बार ऐड किया है। आपको किसी भी बुक के अंदर ये सारे के सारे एक जगह लिस्ट नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये है, गूगल से या फिर अलग अलग रिसोर्सेज से, कोई साइट वगैरह से इन सबको कंपाइल करना है। दूसरी चीज़, इनमें आपके पीवाईक्यू भी नहीं है कि अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है। अब हो सकता है कि वही चरक का बायोलॉजी में क्या रोल रहा, सुश्रुत का क्या रोल था, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमिटिव मानते हैं इनको कंसिडर करते हैं। इन दोनों की बुक्स कौन सी हैं, जो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला नाम आता है अपने पास में, टॉपिक अपना बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। पहला है अपना सुश्रुत का, ठीक है, जो सबसे पहले अपने इसी को पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें इसके लिए जो सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है कि सुश्रुत इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसको कंसिडर किया गया है बायोलॉजी के अंदर। उसका नाम हो गया आपका सुश्रुत का। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ही वाज ए सर्जन एंड फिलोसोफर हु कंपाइल्ड ए मोन्यूमेंटल ट्रीटाइज ऑन सर्जरी। तो इनकी अगर अपन बात करें कि इन्होंने कौन सी बुक जो दी थी, वो थी आपकी कौन सी, सुश्रुत संहिता वाली। इसको भी ध्यान रखना।
ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चरक की और सुश्रुत की दोनों की जो इन्होंने बुक वगैरह टेक्स्ट बुक दी थी उसका ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राइनोप्लास्टी वाला, कि राइनोप्लास्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो किसका था? सुश्रुत का। इंडिया वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर राइनोप्लास्टी डेवलप्ड बाय सुश्रुत वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि इंडिया के अंदर जो राइनोप्लास्टी सबसे पहली बार किसने इसको अप्लाई किया था? देन आंसर विल बी सुश्रुत। He took surgery in ancient India to admirable heights and that the era was later regarded as the golden age of surgery। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गोल्डन एज ऑफ सर्जरी का प्रिमिटिव टाइम में किसके टाइम को कंसिडर किया जाता है? सो आंसर विल बी सुश्रुत। क्वेश्चन पहला यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन दूसरा ये रहा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तीसरा ये रहा, और क्वेश्चन चौथा ये रहा। अगर सुश्रुत की बात करें, जहाँ जहाँ स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट डाला हुआ है वहाँ से क्वेश्चंस बनने के हमेशा चांसेज हैं। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी वाली एग्जाम हुई थी तो लास्ट टाइम जो भी स्लाइड में नोट डाल के करवाया था वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। सो स्क्रीनशॉट या फिर अपनी खुद की लैंग्वेज में इनके बारे अच्छे से लिख देना, ठीक है। ही समदेशिया यंत्र वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न सर्जन स्प्रिंग फोर्सिप एंड डिसेक्शन एंड ड्रेसिंग फोर्सिप्स। सो ये भी ध्यान रखना है यहाँ से समदंश यंत्र वाला। सो यहाँ से प्लास्टिक सर्जरी फादर, सुश्रुत संहिता, राइनोप्लास्टी, गोल्डन एज ऑफ सर्जरी, चार इंपॉर्टेंट टर्म है आपके किसके लिए? सुश्रुत के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। आगे इसमें और बात करें इसके कंट्रीब्यूशन की, इन सुश्रुत संहिता ओवर 1100 डिजीजेस। सो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अब डाटा की चीज़ें हैं, स्टैटिक्स वाली है, याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है। 1100 diseases are mentioned including fevers of 26 kind। अब यहाँ पे देखना फीवर के बताए थे इसने कितने? 26। जॉन्डिस ऑफ 8 काइंड, ठीक है, 8 प्रकार की जॉन्डिस के टाइप। यूरिनरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 काइंड। सो ये भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा क्लासिफाइड बोन एंड देयर रिएक्शन टू इंजरीज, रिकॉग्नाइज डायबिटीज एंड डिफाइंड इट एज मधुमेह। सो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डायबिटीज को क्या इन्होंने कंसिडर किया था? मधुमेह के नाम से। फर्स्ट पर्सन टू डू एन ऑटोप्सी। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोप्सी के लिए जो फर्स्ट क्रेडिट जाता है इंडियन बायोलॉजिस्ट फील्ड में, सो आंसर क्या होगा आपका? सुश्रुत वाला। सो यहाँ से 4-5 चीजें हैं सुश्रुत की, इनका ध्यान रखना। चरक की बात करें, सुश्रुत के अलावा चरक, ये दो सबसे प्रीमिटिव बायोलॉजिस्ट फील्ड के अंदर इनको क्रेडिट दिया जाता है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे, चाहे आप आयुर्वेदिक फील्ड में, योगा वाले फील्ड में, जो प्रीमिटिव वाले फील्ड है वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसके बाद में तो काफ़ी नए नए बायोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके 1900 वाले टाइम पे देखो, 1800 वाले टाइम पे, इनके बाद में काफ़ी सारे नाम हैं, सब याद हो भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो 15-20 कॉमन है, लाइक सबसे पुराने वाले 4-5, उसके बाद में जो काफ़ी जो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी नाम कॉमन है जिनको कभी सुना हो देखा हो, सो वहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपन ने अपने स्टडी के दौरान, यूजी पीजी के दौरान, कुछ साइंटिस्ट के नाम इंडिया वालों के ऐसे भी देखे होते हैं। सो अगर हो सकता है एग्जाम में यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बने और वो आपका पहले का पढ़ा हुआ हो, सो ये भी चांसेस है। अब इसकी अपन बात करें कि इन्होंने कौन सी रचना दी थी? चरक संहिता वाली, ठीक है। उधर सुश्रुत संहिता थी, इधर आपकी चरक संहिता, ठीक है। इसका क्वेश्चन बन सकता है। इसको कंसिडर किया गया है फादर ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन के फादर किसको दिया गया था? आपके चरक को। ही वाज द राजवेद, ठीक है, रॉयल डॉक्टर, जो क्या बोलते हैं राजवंश वगैरह होते हैं उनके अंदर जो उनको ट्रीट करने के लिए जो उनके वेद वगैरह होते थे, सो उनमें से था कौन से? कनिक जो वंश था उसके अंदर जो उनका राजवेद था वो कौन था? आपका चरक था। सो हो सकता है ये किसने बन जाए यहाँ से, नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। इसके बाद में ही अपियर्स टू हैव बीन ए पायनियर इन द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर फिलोसॉफी। सो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली फिलोसॉफी वाला स्टेटमेंट था, इस पे किसका नाम आता है? आपका तो चरक का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट था वो किसने समझाया था? देन आंसर विल बी चरक वाला। फर्स्ट फिजिशियन स्टेट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी वाला। सो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला पहला पॉइंट ये रहा, ठीक है, चरक संहिता वाला। दूसरा राजवेद्य वाला। तीसरा वाला ये रहा आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली फिलोसफी वाला। सो ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह है। उसके बाद में आता है आपका आत्रेय वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे दो पहले देखे
सुश्रुत का और चरक का। उसके अलावा तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आयुर्वेद वाले फील्ड में कंसिडर किया जाता है। द ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द बेला संहिता एंड द चरक संहिता रिप्रेजेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ आत्रेय टीचिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपके बेला संहिता है और जो आपकी चरक संहिता है उसको कंसिडर किया गया किसमें, आत्रेय की टीचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फिजिशियन ऑफ गंधारा किंग कौन सा था आपका, नागार्जुन था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जैसे बुक का नाम आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो इनकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, जो किसके राजवीर थे, किसके पर्सनल टीचर वो फिजिशियन थे, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार अच्छे से लिख के फिर बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था आपका, मुलासर विस्ता। ठीक है, विनय वस्तु डिस्क्राइब हिम एज द टीचर ऑफ जीवाका। अब यहां से क्वेश्चन यह बच सकता है कि जीवाका का टीचर कौन था, जीवा का टीचर कौन था आपका, आत्रेय। ठीक है, ये रहा। और जीवा का कौन था, द पर्सनल फिजिशियन ऑफ बुद्धा। सो यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था मुलासर विद्या वाला, इन्होंने बताया कि जीवाका का टीचर कौन था, आपके आत्रेय था। और जीवाका कौन था, वो था आपके बुद्धा का पर्सनल फिजिशियन। सो ये लाइन है यहाँ से इंपॉर्टेंट। द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ चरक संहिता आर क्रेडिट टू आत्रेय। किसको जाता है, आपके आत्रेय को। विच वर इन टर्न कोडिफाइड एंड एडिटेड बाय अग्निवेशा एंड चरक के द्वारा। मॉडिफाइड है ना यहाँ से। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना, चरक संहिता का जो क्रेडिट जाता है किसको, आत्रेय को। उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया गया था किसके द्वारा, अग्निवेशा और आपके चरक के द्वारा। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत का, चरक का और आपका आत्रेय का। अब यहाँ से जो चीजें इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान रखना। ठीक है, इस लाइन को इसका पहले क्वेश्चन आया हुआ है, कल मैंने देखा था कि जो आपके कनिष्क जो वंश था, ये शायद इसका वंश एक बार देखना पड़ेगा, उसका राजवेद पूछ रखा था। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो कनिष्क था इसका राजवेद कौन था, तो उसमें आंसर दिया होता आपके चरक वाला। सो इस लाइन का थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब इसके अलावा जैसे तीन हो गए, अब दो चार पांच सात ऐसे और हैं काफी पुराने, जिनके दो दो तीन तीन लाइन में यहाँ पे उनको समरी में लिख रखा है। ठीक है, पहला नाम आता है यहाँ पे सेलिहोत्रा। ठीक है, वाज ए वेटेरियन। ठीक है, कहने का मतलब कौन से थे, एनिमल डॉक्टर थे। एंड राइटर ही वर्क द सेलिहोत्रा संहिता। अब इनकी बुक का नाम ध्यान रखना, कौन सी थी इनकी, टेक्स्ट की बात करें तो सेलिहोत्रा संहिता इज एन अर्ली इंडियन ट्रीटाइज ऑन वेटेरिनरी मेडिसिन। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि अर्ली इंडियन वेटेरिनरी के अंदर किस बायोलॉजिस्ट का नाम आता है, तो आपके सेलिहोत्रा का। अगला नाम आता है आपके माधवा का। ठीक है, वाज 7th सेंचुरी और अर्ली 8th सेंचुरी इंडियन आयुर्वेदा, हु रोट द रोग विनिश्चय, आल्सो नोन एज द माधवा निदान एंड द चैप्टर ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो इन्होंने क्या दिया था, रोग विनिश्चय वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, या हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं माधवा निदान, और इनका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था स्मॉल पॉक्स में। सो बस यहाँ से ये है कि इनका बायोलॉजिस्ट का नाम लिखा, उसके आगे तीन ऐसे एरो लगा के लिख दिया कि इसमें इसका स्मॉल पॉक्स में था, इनका रोग विनिश्चय था। ऐसे फिर याद भी हो जाएंगे प्रैक्टिस करने से। अगला नाम आता है आपके शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, दैट मीन्स किससे रिलेटेड है, आपके प्लांट्स बोटनी से रिलेटेड। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, शिवराम कश्यप। 3 कॉन्ट्रीब्यूशन कौन से थे इनके, जो 3 इंपॉर्टेंट योगदान थे, लिवर ब्लड्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज, पहला तो ये रहा। सेकंड की बात करें, फ्लोरा ऑफ द तिब्बत एंड सेक्सुअल जनरेशन ऑफ इक्विसिटम। तीनों ध्यान रखने हैं कि हो सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए कि जो आपके शिवराम कश्यप है, 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन सा था जो इनके 3 कॉन्ट्रीब्यूशन में से नहीं है। सो पहला था लिवर ब्लड ऑफ वेस्टर्न हिमालय, देन सेकंड फ्लोरा ऑफ तिब्बत एंड द सेक्सुअल जनरेशन ऑफ इक्विसिटम। सो ये तीनों यहाँ से ध्यान रखने जो इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आ रहा है आपके येला प्रागदा सुब्रोरा। ठीक है, अब नाम थोड़े अजीब अजीब हैं, जैसे सुश्रुतकार, चरककार, ये तो थोड़े फेमिलियर नाम है जो पढ़े हुए हैं, लेकिन अब इनको एक बार दो चार बार जब लिख लोगे, एक बार देख लोगे इनको रीडिंग के बाद, थोड़े से हो जाएंगे कॉमन नाम। ठीक है, इसकी बात करें तो इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसने क्या बताया था, डिस्कवर्ड द फंक्शन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एज एन एनर्जी सोर्स इन द सेल एंड डेवलप्ड
मेथोट्रेक्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो यहाँ से क्वेश्चन ये बनने के चांसेस है कि जो एटीपी थी, ठीक है, इसका फंक्शन किसने बताया? येला परागदा सुब्रोरा ने, प्रीमिटिव टाइम में काफ़ी पहले, ठीक है, एनर्जी सोर्स के रूप में। और इन्होंने क्या दिया था? डेवलप किया था मेथोट्रेक्स्ट, किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। सो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है आपके सुंदरलाल होरा, वॉज एन इंडियन इक्थियोलॉजिस्ट, ठीक है, known for his biogeographic theory on the affinities of western Ghat and Indomlan fish forum। सो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है इक्थोलॉजिस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इन्होंने एफिनिटीज कहाँ देखी थी मछलियों में? वेस्टर्न घाट के और इंडोमलैंड फिश फॉर्म के अंदर। अगला नाम सलीम अली वाला, जो थे आपके सबसे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस तो जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, सो वहाँ दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो अगर नया नाम आ जाए कुछ भी, जैसे अभी जूलॉजी का एग्जाम हुआ, उसके अंदर जो सेकंड पेपर था, वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो नॉर्मल नॉलेज के बेस पे सही नहीं हो, तो उसके अंदर अच्छा पूरी बुक पढ़ी हुई हो, पूरे स्टेटमेंट देखे हुए हो, वो सारी चीज़ें। जैसे पहले अब ये होता था कि अगर आप कोई दो टॉपिक छोड़ भी दो कि यहाँ से तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है कहीं और से आ जाएगा, उसको एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन जो नया पैटर्न है, चीज़ों को कोरिलेट करके स्टेटमेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछते हैं, सो वहाँ पे प्रॉपर जो रीडिंग है वो कंपलसरी है, ठीक है। सो सलीम अली वाला ऑर्निथोलॉजिस्ट का, बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। जानकी अम्मल वाला, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जानकी अम्मल का। वर्कड ऑन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, बॉटनिस्ट है। साइटोजेनेटिक्स एंड फाइटो जियोग्राफी। दूसरा इनका शुगर कैन और ब्रिंजल वाला, ये ध्यान रखना, जो एक प्लांट था उस पर, शुगर कैन और आपके ब्रिंजल पे। आल्सो वर्कड ऑन द साइटोजेनेटिक्स ऑफ ए रेंज ऑफ प्लांट्स एंड को ऑथर्ड द क्रोमोसोम एटलस ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट विथ डार्लिंगटन, ठीक है। तो डार्लिंगटन के साथ अगर बात करें, जो साइंटिस्ट डार्लिंगटन, उनके साथ जो को ऑथर थे किसमें? क्रोमोसोम एटलस वाले में, उसका नाम था आपके जानकी अम्मल वाला। सो ये भी ध्यान रखना। हो सकता है इनका दो प्लांट का नाम पूछ ले कि इन्होंने मोस्टली जो शुगर केन और ब्रिंजल पे काम किया था स्टेटमेंट में, ठीक है। अगला है आपके पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अपने राजस्थान के थे, जयपुर से, ठीक है। इनका ध्यान रखना। अब इतने ज़्यादा प्रिमिटिव तो नहीं है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बन भी जाए। इन्होंने टेक्निक दी थी कौन सी? टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। सो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, एक एक लाइन में इनको लिख लेना, ठीक है। अगला ना आपके आपके शंभुनाथ डे की बात करें। शंभुनाथ डे डिस्कवर्ड द कोलेरा टॉक्सिन, ठीक है, द एनिमल मॉडल ऑफ कोलेरा एंड सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा पैथोजन विब्रियो कोलेरी। सो यहाँ से इसका भी ध्यान रखना। पंतनन माहेश्वरी का ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब वाला एंजियोस्पर्म के लिए। अगला है आपके श्यामला दिनकर, ठीक है। सी वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द पेलियोबोटनी, ठीक है। सो आपके जो जीवाश्म वाली है पादपों में, उससे रिलेटेड कहाँ पे थे? आपके डिपार्टमेंट ऑफ क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विनर्स ऑफ द 2010 बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेलियोबोटनी। सो यहाँ से सिंपल ध्यान रखना, ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेशन नहीं याद हो पाएगा। सिंपल श्यामला दीक्षित का ध्यान रखना, किस में थी ये? पेलियोबोटनी, ठीक है। बीरबल साहनी की बात करें, इंडियन पेलियोबोटनिस्ट, तो ये भी सबने पढ़ा हुआ है, कॉमन है। ओबेद सिद्दीकी की बात करें, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फील्ड ऑफ इनका जो रिसर्च का एरिया था कौन सा था? बिहेवियरल न्यूरोजेनेटिक्स यूजिंग द जेनेटिक्स एंड न्यूरो बायोलॉजी ऑफ ड्रोसोपिला। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, इनका जो स्टडी के लिए जो एनिमल था, ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वो कौन था? आपका ड्रोसोपिला। अगला है आपके सिप्रा गुहा मुखर्जी, वर्कड ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंटिस्ट बिहाइंड द। अब यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी पूरी है। किसके बिहाइंड? साइंटिस्ट बिहाइंड द ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ऑफ द, कौन सी थी? द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट थ्रू एंथर कल्चर। सो यहाँ से क्वेश्चन में ये बन सकता है कि जो टेक्निक थी, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट थ्रू एंथर कल्चर, उसके क्रेडिट किसको जाता है? आपके सिप्रा गुहा मुखर्जी को। सो यहां से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना जो मोतीलाल मदन वाला है, क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था। सो पद्मश्री वाला हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। नॉन फॉर फर्स्ट सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ ए बफेलो इन द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब वर्ल्ड के अंदर आईवीएफ इन बफेलो के अंदर जो क्रेडिट के लिए पद्मश्री भी इनको मिला था, वो कौन थे? आपके मोतीलाल मदन। इनका ध्यान रखना।
क्योंकि पद्म श्री और पद्म भूषण वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायोलॉजी में। अगला है माधव गाडगिल का, ठीक है, ये मोस्टली इकोलॉजी से रिलेटेड थे। पद्मश्री था इनके पास में और पद्म भूषण था। फाउंडर ऑफ द सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस, हेड ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ऑफ 2010, पॉपुलर नोन एज, इसको आजकल क्या बोलते हैं, गाडगिल कमीशन के नाम से। सो ये चीज़ भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आपके जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल 2010 में, इनमें से हेड कौन था। सो ऑप्शन दे सकते हैं। सो यहाँ से ध्यान रखना माधव गाडगिल, और उसको आजकल क्या नाम देते हैं, गाडगिल कमीशन के नाम से। देखने में थोड़ी चीज़ें अजीब है क्योंकि ये टॉपिक पहली बार जुड़ा है ना, पहले फर्स्ट ग्रेड में था ना असिस्टेंट प्रोफेसर में था, क्योंकि कहीं भी नहीं है। सो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। अगला है आपके सुभाष चंद्र लाखोटिया की बात करें, सेलुलर ऑटोनॉमी ऑफ द हाइपर एक्टिव मेल एक्स फॉर डोजेस कंपनसेशन। सो डोजेस कंपनसेशन के लिए पूछ सकते हैं किसका नाम आता है, सुभाष चंद्र लाखोटिया, ठीक है, किसके अंदर, ड्रोसोफिला के। अगला है आपके रंजीत चक्रवर्ती, इनका मोस्टली ध्यान रखना आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ में। सिंपल टर्म में ध्यान रखना कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए जो नाम आता है वो किसका, आपके रंजीत चक्रवर्ती के लिए, और डोजेस कंपनसेशन के लिए सुभाष चंद्र लाखोटिया के लिए। अगला आपके चित्रमंडल, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था ग्लाइकोसाइलेशन वाला। सो हर का जो एक कॉमन टर्म है जिससे एक बार याद कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज, सो वो ध्यान रखना। मेनली द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर पोटेंशियल एप्लीकेशन इन डिजीज मैनेजमेंट, कैंसर एंड ट्यूमर इम्यूनोलॉजी। सो मोस्टली इनका जो काम क्या था, ग्लाइकोसाइलेशन वाला, ठीक है। एन शशिधरन थे, वो आपके इंडियन बोटनिस्ट थे। अगला बात करें के एस आर कृष्ण राजू, सो ये भी कौन थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट। कंडक्टेड मल्टीपल एविफोनल सर्वे, एविफोनल मतलब पक्षियों के लिए, रिंग बर्ड्स एंड कोलैबोरेटेड विद अदर ऑर्निथोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग डिलोन एंड सलीम अली। सो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सो मोस्टली कौन थे, के एस आर कृष्ण राजू, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला है आपके एम आर एस राव, पद्मश्री अवॉर्डेड, नोन फॉर क्रोमेटिन बायोलॉजी एंड कैंसर बायोलॉजी। सो यहाँ से ध्यान रखना क्रोमेटिन बायोलॉजी और आपका कैंसर बायोलॉजी के लिए एम एस आर राव। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके मृग पक्षी शास्त्र है, मृग पक्षी शास्त्र में जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया हुआ है। सो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, is translated as science of animals and birds is significant work of ancient Indian zoology composed in Sanskrit by the author का नाम ध्यान रखना कौन था, हंसदेवा, ठीक है। सो इसका author, ठीक है। टेक्स्ट इज नोटेबल फॉर द कंप्रेहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस एनिमल्स। सो मोस्टली किसके लिए, एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है जो 3 दोष वाला बताते हैं आयुर्वेद के अंदर, वात का, पित्त का और कफ का, वो किसका था, आपके चरक के द्वारा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट थे एंशिएंट बायोलॉजी के जो मेन बायोलॉजिस्ट के नाम और उनका बायोलॉजी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था। सो यहाँ से चरक का, सुश्रुत का और जो आत्रे वाला था, इनका ध्यान रखना। इसके अलावा पहला टॉपिक है, पहली बार जुड़ा है बायोलॉजी में, सो ना ज़्यादा मोस्टली पीवाईक्यू मिलेंगे। सो जो मेन टर्म है उनको एक बार लिख लेना, जो 15-20 नाम है। अब आरपीएससी कुछ अलग खोज के लाए, उसका सॉल्यूशन तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक एक बुक के अंदर सूटेबल फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा, इधर उधर से कंपाइल करके इनको देखना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट 20-25 है, इनका ध्यान रखना। इनकी जो बुक है उनका ध्यान, उनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोई जो एक स्पेसिफिक टर्म है जिसके साथ आप उसको रिलेट कर सकते हो, सो वो ध्यान रखना है यहाँ से। फर्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट। अब जो अगला टॉपिक होगा अपना वो रहेगा एनिमल क्लासिफिकेशंस, किसके साथ में, टेक्सोनॉमी के साथ में, ठीक है। इसके अंदर आपके उनके क्लासिफिकेशंस अगली क्लास में, कैरेक्टर्स, ठीक है, जो रूल्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर आपके जो 5 किंगडम है, ठीक है, वो सारे की सारी स्टडी करेंगे अगली क्लास के अंदर। दूसरी चीज़, यूट्यूब के ऊपर पहले के काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो अभी एग्जाम हुई थी 25 वाली, उसके लिए। सो आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। आपके पीवाई के सॉल्व कराए हुए हैं टॉपिक वाइज, और अभी आपके जो अभी तक जितनी भी 5-7 फर्स्ट ईयर की एग्जाम हुई है
उनके यूनिट वाइज क्वेश्चंस को मैं सेपरेट करके उनकी पीडीएफ अभी ऐप पे अपलोड करने वाला हूँ, और उनका फिर वीडियो सॉल्यूशन भी। सो जो अपना ऐप है जोन ऑफ लाइफ साइंस, उस पर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है आज या कल में उसका मैं शेड्यूल अपलोड करने वाला हूँ। सो आप वहाँ से जाके उसको परचेज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि कितनी भी आप चाहे थ्योरी पढ़ो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन का फॉर्मेट बताने लगेगा कि आजकल जो नए क्वेश्चंस वो आ कैसे रहे हैं। सो अभी जो क्वेश्चंस डिजाइन होंगे अभी जो टेस्ट सीरीज में, उनमें जैसे अगर एक पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस हैं, सो 50 में से 30 और 35 क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे स्टेटमेंट में। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जैसे एपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में टेस्ट वगैरह अपलोड किए थे, सो क्वेश्चंस आजकल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं। सो जो उसमें आपका स्कोर आता है, सो उस स्कोर से खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं करना। एक तो कि 50 नंबर का टेस्ट था और हमारे तो 15 नंबर ही आए, 20 नंबर ही आए, क्योंकि आप हर टेस्ट में कोई ना कोई नई चीज़ सीखोगे उसको प्रैक्टिस करने की। हो सकता है यहाँ पे सिंपल टेस्ट डाल दे और आपके 50 में से 45 आ जाए, सो आपका जो कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो काफ़ी बूस्ट हो जाए। बट पता लगे जब आप एग्जाम में जाओ और वहाँ नंबर आ रहे 15, क्योंकि नया पैटर्न है, सो उसके अकॉर्डिंग खुद को एकदम पूरा मैच्योर करना वो कंपलसरी है। सो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में जो गलतियां हैं उसको लिखना, उससे अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना कि स्कोर कम आ रहा है, उससे आपकी प्रिपरेशन को एनालिसिस नहीं करना, टोटल नेगेटिव में नहीं जाना। सो वहाँ से आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस से इन चीज़ों को एकदम करेक्ट कर सकते हो। बाकी जो अगली क्लास होगी वो एनिमल टेक्सोनॉमी वाली कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।